कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे लर्न किया जाता है, पूरी की पूरी जीके कैसे आप कंठस्थ कर सकते हो, भूलोगे नहीं, है ना। उस चीज पर अभी थोड़ा सा वर्क चल रहा है। जैसे ही वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वो प्रोसेस सिखाना मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। इससे फायदा क्या होगा कि आप जीके में जो आपके नंबर कम आते हैं, है ना, क्योंकि नंबर कम क्यों आते हैं, क्योंकि एक तो समझने में दिक्कत, दूसरी चीज, मेन चीज, उसे याद करना, ठीक है, जीके को याद करना, ठीक है। तो आप रटते हो मोस्टली या समझकर भी करते हो, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आप देखोगे कि जब आप देते हो तो वहां पर आप जीके का क्वेश्चन जैसे ही पढ़ोगे, जीके जीएस का क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे रखते हैं कि यार ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, ये तो किताबों में ही नहीं था, ठीक है। इस समस्या का समाधान क्या है, इसके लिए मैं पूरी की पूरी एक सीरीज बनाने की यहाँ पर डालूंगा कि आप कैसे ये चीज को हैंडल करोगे, कैसे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखो हम लोग ग्रुप डी की सारी तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं। मैथ में हमने परसेंट के बहुत सारे क्वेश्चन लगा दिए हैं और मैंने आपसे बताया था कि 2018 से लेके 2024 तक के सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लगाऊंगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पर आपका छूटेगा, है ना। यहाँ पर देखो आपको एक चीज ध्यान रखना है, रेलवे ने पहली बात तो अपना पेपर कैंसिल कर दिया और थोड़ा सा डेट आगे ही बढ़ेगी, ठीक है, 1-2 महीने और आगे सरक जाएगी, ठीक है। इसका मतलब और बेहतरीन तरीके से हम लोग लेक्चर्स कवर कर सकते हैं, यानी कि और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कंप्लीट हो सकती है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, मैं हमेशा हर लेक्चर में आपको बताते चलूंगा कि देखो ग्रुप डी के पेपर में 25 नंबर की मैथ आती है और मैं हमेशा कहता हूं कि जो बच्चा 18 से 20 क्वेश्चन करके आएगा उसका सिलेक्शन नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि 18 से 20 क्वेश्चन 25 में से ये वो क्वेश्चन होते हैं जो इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं। लगभग लगभग बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। बच्चों को लगता है कि यार इतने क्वेश्चन हो रहे हैं, मैथ अच्छी तो है, थोड़ा और पढ़ लेंगे तो और आगे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बचे 5 से 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, ये मॉडरेट से हार्ड लेवल के हो जाते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो जाते हैं, है ना। इसीलिए आपने शिकायत सुनी होगी कि पेपर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव था, है ना। सिलेक्शन इन्हीं बच्चों का होगा जो इन 5-6 क्वेश्चनों में अटेम्प्ट करेगा, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ज्यादा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना है, साथ में 2-3 क्वेश्चन जो मॉडरेट टू हार्ड लेवल के होंगे आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। यानी आप मान के चलो कि 25 में से आपको कम से कम 22 से 24 क्वेश्चन या 25 के 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, सही, एकदम बिल्कुल करेक्ट बात, ठीक है ना। और करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस हम लोग इन 5 क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस करें। और मेरा कॉन्सेप्ट भी यही है कि 18 से 2025 तक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मेरा मेन फोकस मैंने आपसे बताया है, हर बार बताता हूं कि इन 5 से 6 क्वेश्चन पर होगा, ठीक है। बार बार बोलने का मोटिव मेरा ये होता है कि आपके दिमाग से ये चीज मिस ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि बच्चे सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो यहीं पर करते हैं, ठीक है ना। वो इजी टू मॉडरेट लेवल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग आप मानो सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन तभी होता है जब आप उससे एक कदम ऊपर जाते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो हम लोग प्रॉफिट लॉस पर चैप्टर पर पहुंच गए थे। परसेंटेज के सारे लगभग क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस का एक सेशन हमने कंप्लीट कर लिया था, आज अगला सेशन है, ठीक है। 2-3 दिन मेरी तबीयत खराब रही जिसकी वजह से सेशन मिस हो गए आपके, ठीक है, लेकिन अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई, इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को लाभ होगा या हानि, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है। आप देखोगे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तीनों चीजें दी हो, अगर उसने पूछा हो या इनमें से कुछ भी दिया हो, तो आप सीधे सीधे सबसे पहले लिख लिया करो सीपी, एसपी, उसके नीचे एमआरपी, ठीक है। एमआरपी यानी मार्केट प्राइस, इसे प्रिंट प्राइस यानी कि पीपी भी कई बार बच्चे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो उसने क्या दिया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो अगर हम क्रय मूल्य को 100 रुपए मांगे तो अंकित मूल्य हमारा 20% अधिक है, यानी 120 रुपए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे कि अंकित मूल्य पर 20% छूट दी जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है। अब 20% जब छूट देगा अंकित मूल्य पर, मतलब 120 रुपए पर 20% डिस्काउंट देगा, तो 80/100 से गुणा कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए, 12×8=96, है ना। यानी उसने कितने में सेल की वस्तु, 96 रुपए में सेल की। अब यहाँ पर देखो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, 100 की उसकी कॉस्ट प्राइस थी,
और 96 में उसने सेल किया तो उसे 4 रुपए का नुकसान हो गया, है ना, नुकसान हो गया, यानी उसने वस्तु किस में बेची, लॉस में बेची है। बात ठीक है, क्लियर है। चलो धीरे धीरे करके सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते चलना है साथ में, है ना। देखो एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर 104 रुपए है, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखो इस तरह का क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है, जब भी अंतर दिया हो, डिफरेंस दिया हो, है ना, किसी वस्तु को बेचते समय 7% का लाभ और 6% की हानि होती है, इनके बीच का अंतर दिया है कि अंतर कितना है, 104। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। आप देखोगे 7% का प्रॉफिट, 7% का प्रॉफिट और 6% का लॉस, ठीक है ना, लॉस यानी कि माइनस, इनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है हमें 104 रुपए। ठीक है, तो +7 और -7 इनके बीच अंतर कितना हो जाएगा, है ना, +7 और -7 के बीच अंतर हो जाएगा, आप कहोगे 13% का, है ना। अब आप कहोगे 13% कैसे आया है, तो आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, जो नंबर सीरीज आती है अगर बीच में 0 मान ले तो यहाँ +1 +2 करके चलता है और इधर -1 -2 करके चलता है। तो अगर आप +2 से -2 के बीच गैप देखोगे तो कितने नंबर का है, 4 नंबर का। तो अगर प्रॉफिट है और लॉस है और उनके बीच के डिफरेंस दिया है तो दोनों को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता तो माइनस कर देते, लॉस होता तो भी माइनस कर देते, प्रॉफिट लॉस है तो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 13% की वैल्यू हमें दी है 104। अब हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, और 13 से 104 कटेगा, 13 8 104, है ना। 1% का मतलब 8 है, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 800 रुपए, और 100% का मतलब क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य। क्लियर है, बढ़िया से समझ में आ गया। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचते समय 8% लाभ और 13% हानि के बीच का अंतर 115.50 रुपए है। ठीक है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है ना, देखो अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखो 8% का लाभ और 13% की हानि, लाभ और हानि अंतर दिया हुआ है, तो 8% का लाभ और 13% की हानि के बीच अंतर कितना हो जाएगा, 21% का हो जाएगा, और 21% की वैल्यू हमें दी है 115.50, है ना। हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 21 से काट दो, तो 21 पंचे 105, बचेगा हमारा 10 और 5 105 यानी कि 55 रुपए। तो 1% का मतलब कितना होगा, पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा, यानी 5.5। और 100% की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 2 जीरो और लग जाएंगे, यानी कि एक ही जीरो बचेगा हमारा 550 रुपए, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 550। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है, चलो ये देखो अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचते समय 12.5% का लाभ और 10.5% की हानि के बीच का अंतर कितना है, 161 रुपए। ठीक है ना, यदि इच्छित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, चलो देखो हर बार जब भी पिछला पेपर होगा उससे क्वेश्चन एक स्टेप आगे चलकर ही आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो उसने एक स्टेप और बता दिया है, यदि इच्छित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है ना, तो आधा क्वेश्चन तो सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने किया था, आधे में और उसने बढ़ा दिया। ठीक है, तो पहले हम लोग उतना कर लेते हैं कि 12.5% का लाभ और 10.5% की हानि, तो इनके बीच अंतर कितना हो जाएगा, 12.5% और 10.5%, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 और 1 3 13 और ये 23 हो जाएगा, यानी 23%। और इनके बीच अंतर हमें दिया है 161, यानी 23% का मान हो गया 161, है ना। अगर मैं पूछूं 1% का मान कितना हो गया, तो 23 से 161 कटेगा, 7 से 21, यानी कि 7 बार में कट जाएगा अपना। ठीक है, यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस अगर पूछे तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 700 रुपए। ठीक है, इस बार इसने कॉस्ट प्राइस तो पूछी नहीं है, 1% का मान 7, तो 100% का मान 700, यानी कि कॉस्ट प्राइस 700 आ गई आपकी। लेकिन इस बार उसने कॉस्ट प्राइस नहीं पूछी, उसने कहा है इच्छित लाभ 19% है, कि अगर 19% के लाभ पर अगर बेचे तो विक्रय मूल्य कितना होगा। इसका मतलब आप समझ गए कि कॉस्ट प्राइस 700 रुपए है और 19% का लाभ चाहिए हमें, तो 119/100 मल्टीप्लाई कर दे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है ना, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 9 63, है ना, 63,
और 7 एकम 7, 7 6 3 और ये 8 आ जाएगा, यानी 833 रुपये। क्लियर है? ठीक है ना? बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है, 5% अधिक लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर रिवर्स कर दिया। वहां पर देखोगे आप, इन क्वेश्चनों में देखोगे कि यहाँ पर परसेंट लाभ, परसेंट हानि, है ना, और रुपए में अंतर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि रुपए और परसेंट में बताया है कितना अधिक है। करना हमें सेम वही है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब 1000 में बेचता है तो यहाँ पर लाभ होता है, और 1010 रुपये में बेचने की तुलना में लाभ ज्यादा होगा, तो लाभ के बीच अंतर कितना है? 5% का। तो जो अंतर परसेंट के बीच में होगा वही अंतर रुपए के बीच में होगा, या फिर हम ये कहें कि जो अंतर रुपए के बीच में होगा वही अंतर परसेंट के बीच में होगा। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि अंतर कितना दिया है? 5% अधिक, यानी 5% का अंतर। रुपए में अंतर कितना है? 1000 से 1010, यानी कि 10 रुपए का। बट ठीक है, अब अगर 100% की वैल्यू निकाल लें तो कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। तो अब अगर 1% की वैल्यू निकालोगे तो 2 आ जाएगी, और 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 200 रुपए आ जाएगी, और 200 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इसी तरह से धीरे धीरे करके मॉडिफाइड होते चले जाते हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है वही लाभ प्रतिशत हानि होती है जब वह उसे 1500 रुपए में बेचता है, ठीक है ना। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखोगे आप, ये वाला क्वेश्चन 2021 में पूछा था, ठीक है। उसके बाद तब इसी क्वेश्चन को 2024 में पूछा, ठीक है ना, आरआरबी टेक्नीशियन में। देखो क्वेश्चन अपने घूमते रहते हैं। ये एनटीपीसी में था 2021 में, यहाँ पर आप देखोगे आरआरबी टेक्नीशियन में 2024 में जो अभी हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चन को क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन जितना था उससे क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। हर बार रेलवे यही करता है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में मॉडिफाई करके अगली शिफ्ट में डाल देगा या अगले आने वाले एग्जाम में डाल देता है, ठीक है, 1-2 साल का गैप करके, है ना। तो हमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है अगर हम लोग ठीक प्रकार से पढ़े तो, बट ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या दिया है कि जेम्स द्वारा वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है, यानी आप देखोगे कि सेलिंग प्राइस कितना है। सेलिंग प्राइस अगर वो कह रहा है 1920 रुपए है पहला सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पर उसे प्रॉफिट होता है, और जितना प्राप्त होता है यदि वही प्रतिशत हानि होती है, ठीक है, जब वह 1500 में बेचता है। यानी कि सेलिंग प्राइस जो दूसरा दिया है वो दिया है 1500, यहाँ पर 1920 था, यहाँ 1500 कम कर दिया सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर जो लॉस होता है इस प्रॉफिट के क्या है? बराबर। क्लियर है ना। कहने का मतलब कि अगर वो 1920 रुपए में बेचता है तो प्रॉफिट होता है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है किसके बराबर है? अगर 1500 रुपए में बेचेगा तो जितनी हानि होती है उस हानि परसेंट के बराबर है। क्लियर है? आगे देखो, यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बट ठीक है, अब उसे 10% का लाभ कमाना है ना। अब 10% का लाभ कमाना है तो यहाँ पर देखो, पहले तो कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। जब कॉस्ट प्राइस पता होगी तो उसमें हम 10% का प्रॉफिट ऐड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस, अब आपको पता है सीपी चाहे इसे ले या इसे ले, कॉस्ट प्राइस तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर इसका अगर प्रॉफिट निकालोगे आप तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, ठीक है। और इसमें लॉस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हो गया और ये लॉस हो गया, है ना, और दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बट ठीक है, आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करो कि जैसे ये क्वेश्चन आए, है ना, कि प्रॉफिट और लॉस बराबर है ना, तो दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर आधा कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि जब आप इस माइनस कॉस्ट प्राइस को इधर ले आओगे तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 2CP हो जाएगा, और ये माइनस है इधर आएगा तो 1920 में जुड़ जाएगा। तो 1500 प्लस 1920 कितना हो जाएगा? 0 2 9 5 14 और ये 3, ठीक है ना। तो आप कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करो और आधा कर दो। तो यहाँ पर देखो, इस 2 से ये कैंसिल होगा
तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 और 1 0, यानी 1710 रुपए, है ना। अब यहाँ पर आ गया हमारा 1710 रुपए, लेकिन यहाँ पर अभी आंसर नहीं आया है। क्या है कि 10% का लाभ उसे कमाना है, तो 10% के लाभ कमाने के लिए 110/100 से गुणा कर देंगे। तो आप देखोगे 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, है ना, यानी आप देखोगे कितना आ जाएगा 171 गुणा 11, और 171 गुणा 11 क्या होता है, एक का हमने 1 लिखा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 1 और 7 8 हो जाएगा, और 1 का 1, यानी कि 1881। आंसर कितना आ जाएगा, 1881 आ जाएगा। अब आप ये पूछोगे सर 171 गुणे 11 किया तो आपने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ठीक है। इसके लिए कोई हमें बड़ी चीज जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं एक छोटा सा बता देता हूँ आपको तरीका, ठीक है। पहले तो ये आप नोट कर लो, ठीक है, पहले तो ये आप नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि अगर किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आसान हो जाता है, ठीक है ना। देखो इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। देखो कुछ तरीके जो जोड़ घटाने गुणे भाग के हैं ये आपको सीखने पड़ेंगे, तभी आपकी स्पीड भी बनेगी, वरना फिर स्पीड के चक्कर में बहुत से बच्चे रह जाते हैं, है ना। कई बार तो बहुत से बच्चे 100 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाते हैं ठीक प्रकार से, है ना। टाइम इतनी जल्दी निकलता है एग्जाम में उन्हें पता ही नहीं चलता। स्पीड बहुत जरूरी है, अगर आपकी स्पीड नहीं है, और वो स्पीड आपकी तभी आएगी जब आप 171 गुणा 11 इसे जल्दी से कर लोगे, या 5 7 9 8 3 मल्टीप्लाई 11 ये आ गया, इसे आप जल्दी कर लोगे, ठीक है। तो करने का तरीका भी सीख लो। देखो यहाँ पर हमें करना है, जब भी किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तो हम क्या करें, पहले नंबर को पीछे ऐसा का सेम लिख दो। पहले नंबर को हमने सेम लिख दिया, ठीक है, पीछे वाला नंबर सेम लिख दिया। उसके बाद आप देखो 7 + 1 8, तो 8 लिख दिया, फिर 1 + 7 8, 8 लिख दिया। उसके बाद लास्ट वाले नंबर को एक बार सिंगली लिख दिया, 1881। बात क्लियर है ना। इसे देखो, इसे अगर करोगे तो यहाँ पर पीछे वाला नंबर 3 है, सेम लिख दिया हमने 3। उसके बाद 8 + 3 11, है ना, 11 में से हमने 1 ले लिया, कैरी आ गई 1। उसके बाद 9 + 8 17, 17 और 1 हासिल लगी थी, कैरी लगी थी, तो 17 और 1 हो गया 18, 8 8 16, 9 + 8 17 और 1 18, 18 में हासिल आ गई 1, बचा 8। उसके बाद देखोगे 7 + 9 16, और फिर 1 हासिल 17, ये हासिल आ गई, और 7 आ गया यहाँ पे। 5 + 7 12, और 1 13 हो गया, हासिल आ गई 1, ठीक है ना। 5 को सिंगली ऐड करना है 5, और 1 हासिल शेष थी तो 6, तो ये आ गया 6378113, ठीक है। तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई इस तरह करके बड़े आराम से कर सकते हो। बात क्लियर है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको साथ साथ में सीखते चलना है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर होने वाले नुकसान के बराबर है, ठीक है। तो लाभ और हानि दोनों बराबर हो गई, दोनों हमें सेलिंग प्राइस दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए अभी मैंने बताया कि दोनों नंबर्स को आप क्या करो, जोड़ दो, 11600 और उसका कर देंगे आधा, तो सीधा आ जाएगा। तो 2 जीरो ये आ गए, 6 4 10, और 3 4 5 हो जाएगा 2, और इसका कर दो आधा, तो ये आ जाएगा 12500। ये आ गया सेलिंग कॉस्ट प्राइस आ गया अपना। अब यहाँ पर देखोगे आगे, अगर इसे 14,750 में बेचा जाता तो कितना लाभ होता। तो सीधी सी बात है, अगर इतने में बेचा जाता, 12,500 की चीज थी, 14,750 में बेचा गया, तो इसका मतलब आप देख लो कितना ज्यादा में बेचा गया, है ना। तो आप कहोगे माइनस करोगे तो ये आएगा 0, यहाँ से आएगा 5, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 2, 2250 रुपए, ठीक है। तो आप कहोगे सर 2250 रुपए का फायदा हुआ। क्लियर है, ठीक है ना। चलो आगे देखोगे क्वेश्चन लगभग सेम है, लेकिन हल्का सा थोड़ा थोड़ा करके मॉडिफाई करके अलग अलग शिफ्टों में, अलग अलग जोन में, अलग अलग डेट पर, अलग अलग साल में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हमें कवर करना है। चलो, एक वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है, ठीक है ना। तो 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ 448 रुपए में बेचने में नुकसान के बराबर है। यानी हम यहाँ पर समझ गए कि कॉस्ट प्राइस तो निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। तो 832 + 448 ये कितना हो जाएगा, 8 2 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 4 4 8 और 8 4 12, ठीक है।
इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 640। तो कॉस्ट प्राइस अगर पूछे तो कितना आ गया 640। लेकिन इसमें देखो थोड़ा सा फिर बढ़ा दिया क्वेश्चन, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा हो तो यही आंसर। वो कह रहा है कि 50% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो 50% का लाभ अर्जित करना है यानी मल्टीप्लाई 150/100, मल्टीप्लाई 150/100। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए यानी कि 64 × 15, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर आज, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60 जीरो 15 चौके 60, 15 छक्के 90, 90 + 6 96, तो कितना आ गया 960 रुपए। ठीक है, तो 960 रुपए उसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस आ गया, है ना। अब देखो एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप बहुत धीमे धीमे पढ़ाते हो। ठीक है, तो बेटा मुझे केवल आपको नहीं पढ़ाना है, ठीक है ना। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं या मोस्टली आप मानो कि 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें धीरे धीरे ही समझ में आता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लगभग सभी बच्चों को लेके चलता हूँ कि सबको समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि अगर सबको समझ में नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने का फिर कोई औचित्य नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो धीरे धीरे पढ़ो, आपकी सारी प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी मेरी, सब कुछ कवर कर दूंगा। सारे क्वेश्चन यहाँ पर 2018 से लेकर 2025 तक के कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और पोर्शन स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी, कि आपने देखा होगा मेरा एक वीडियो जिसमें मैंने मतलब सारे के सारे आर्टिकल्स या बहुत सारी चीजें मैंने आंख बंद करके आपको सुनाए थे। ठीक है, यानी कि कैसे लर्न किया जाता है, जीके में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे लर्न किया जाता है, पूरी की पूरी जीके कैसे आप कंठस्थ कर सकते हो, भूलोगे नहीं, है ना। उस चीज पर अभी थोड़ा सा वर्क चल रहा है, जैसे ही वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वो प्रोसेस सिखाना मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है ना। इससे फायदा क्या होगा कि आप जीके में जो आपके नंबर कम आते हैं, है ना, क्योंकि नंबर कम क्यों आते हैं, क्योंकि एक तो समझने में दिक्कत, दूसरी चीज मेन चीज उसे याद करना। ठीक है, जीके को याद करना। ठीक है, तो आप रटते हो मोस्टली या समझकर भी करते हो, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आप देखोगे कि जब आप देते हो तो वहां पर आप जीके का क्वेश्चन जैसे ही पढ़ोगे, जीके जीएस का क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे लगते हैं कि यार ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, ये तो किताबों में ही नहीं था। ठीक है, इस समस्या का समाधान क्या है, इसके लिए मैं पूरी की पूरी एक सीरीज बनाने की यहाँ पर डालूंगा कि आप कैसे ये चीज को हैंडल करोगे, कैसे इस चीज को हैंडल कर सकते हो। और ये बहुत आसान तरीका है अगर आप इसे सीख गए। ठीक है, एक तो जीके आपको कंठस्थ याद हो जाएगी, जो भी आप चाहोगे याद करना जान जाओगे कि कैसे याद किया जाता है। दूसरी चीज, जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, किसी में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको लगते हैं कि यार ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो किसी किताब में था ही नहीं, उन क्वेश्चनों को कैसे हैंडल किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा पूरा। ठीक है, तो अगर आप वो सीखना चाहते हो तो बने रहना साथ में। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, ताकि ये चीज कम से कम आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलो आगे देखो। यहां पर देखो, एक आदमी दो घरों को प्रत्येक 1995, ठीक है, 1.995 लाख रुपए में बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर 5% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है कि एक आदमी दो घर, ठीक है, दो घरों को बेच रहा है, वो कह रहा है प्रत्येक को 1.995 लाख, ठीक है, यानी 1,99,500 रुपए में बेचता है दोनों को। यानी सेलिंग प्राइस क्या है बराबर, सेलिंग प्राइस क्या है बराबर, दोनों को बराबर प्राइस पर बेच रहा है, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस है बराबर। लेकिन एक पर 5% का लाभ होता है और दूसरे पर 5% की हानि। एक पर 5% का लाभ, दूसरे पर 5% की हानि। ठीक है ना, तो पूरे लेन देन में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। देखो बेटा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ जाओ, है ना, आपको केवल एक चीज करना है ना, यहाँ पर आपको देखना है कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस बराबर है क्या, बिल्कुल है ना। क्या देखना है, पहली चीज देखना है सेलिंग प्राइस बराबर है क्या, बिल्कुल है। जो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया है वो बराबर है क्या, बिल्कुल है, 5% का, है ना, 5% प्रॉफिट है तो 5% लॉस है, बिल्कुल बराबर है। अब आपको यहाँ पर निकालना है कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो आपको समझो कुछ नहीं करना है ना, जितना परसेंट भी दिया हो उसका स्क्वायर करो, कितना हो गया 5×25, है ना, और 100 से डिवाइड कर दो। और हमेशा
माइनस में यानी कि लॉस में जाएगा। यानी आप देखोगे कि 0.25% की हानि, 100 से जब भाग दोगे दशमलव आ जाएगा यहाँ, हमेशा हानि होगी ऐसे क्वेश्चन में। करना क्या है, परसेंट का स्क्वायर कर देना है, 100 से भाग दे देना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। चलो बढ़िया से नोट कर लो इसे भी। आगे देखो, एक व्यक्ति एक घड़ी और एक कैलकुलेटर समान मूल्य पर बेचता है। अब देखना यहाँ पर भी वही कहा है, दोनों को समान मूल्य पर बेचता है, यानी वो कह रहा है दोनों के सेलिंग प्राइस है ना, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। घड़ी को 15% लाभ पर, कैलकुलेटर को 15% की हानि पर, लाभ पर हानि पर। ठीक है ना, यहाँ तक सेम है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, तो 15% दिया है, सेलिंग प्राइस बराबर है, 15% दोनों का प्रॉफिट और लॉस है, तो 15 का स्क्वायर करोगे तो 225, 100 से भाग करोगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा और हमेशा लॉस होगा, यानी कि -2.25%, -2.25% का उसे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर है, बड़े आराम से ये क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, चलो आगे देखो। एक दुकानदार 100 संतरे 60 रुपए में खरीदता है और वह परिवहन पर 15% खर्च करता है। ठीक है, तो अब देखो संतरे और रुपए आ गया, तो एक साइड हमेशा वस्तु और दूसरी साइड हमेशा रुपए। ठीक है, तो 100 संतरे लिए उसने कितने में, 60 रुपए में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 15% परिवहन पर खर्च करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 15% परिवहन पर खर्च करता है, तो 60 रुपए में 15% और बढ़ा दो, परिवहन का खर्च भी ऐड हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होगा। 20% का प्रॉफिट चाहिए, 100 के 100 संतरों पर ही चाहिए, है ना, तो 20% और इंक्रीज कर दो, ये 20% का प्रॉफिट हो गया। बट ठीक है ना। अब आप देखोगे इक्वेशन क्या बन गई अपनी, 60 मल्टीप्लाई 115/100 मल्टीप्लाई 120/100। ठीक है, अब आप देखोगे 2 जीरो हमारे ये कैंसिल हो गए। ठीक है, उसके बाद देखोगे 4 से काटो तो ये कटेगा 25 बार में, 4 तिया 12। ठीक है, 5 पना 25, 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी ऊपर आ गया हमारा कितना, अब देखो 23 गुणा 6, तो 23 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13 और ये 8 मल्टीप्लाई 3/5। ठीक है, 138 गुणा 3, तो ये हो जाएगा कितना, 8 तिया 24 से 4 आ गया, है ना, 8 तिया 24 से 4 आ गया, लास्ट में 4 है तो 5 से तो सीधा भाग जाएगा नहीं, हमें पता है, लेकिन ये 40 हो जाएगा, तब जाके 5 अट्ठे 40, 8 बार में कटेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, अब आगे देखो 8 तिया 24 यानी कि 2 आ गया, ये 4 आ गया, 3 तिया 9 10 11 आ गया, 3 और 1 4 आ गया, और बटे में कितना आ गया, 5। ठीक है, तो आप देखोगे इसे जब डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 82.8 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 82.8 रुपए। क्लियर है, ठीक है, चलो, तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरह का। अब देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ देखो क्या लिखा है, रीमा 75,000 रुपए में एक कार खरीदती है, वह इसकी मरम्मत पर 10,000 रुपए खर्च कर देती है। वेरी गुड, 75,000 पर एक कार खरीदती है और 10,000 रुपए मरम्मत पर खर्च कर देती है, इसका मतलब उसका टोटल खर्चा कितना हो गया, तो आप कहोगे 85,000। भाई वो 75,000 की लाई ना, और 10,000 रुपए उसने मरम्मत पर खर्च कर दिए, यानी टोटल खर्चा कितना हो गया उसका, 75,000, 85,000। बाद में उसने इस कार को 15% के लाभ पर चीरू को बेच दिया। ठीक है, देखो कितना बढ़िया नाम लिखा है, चीरू। ठीक है, तो चीरू को बेच दिया, तो कितने परसेंट के लाभ पर, 15% के लाभ पर, तो 115/100 ये हो गया। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ पर बोला है आगे, चीरू ने इसे 10% के लाभ पर ऋतु को बेच दिया, तो 10% के लाभ पर ऋतु को बेच दिया, तो 110/100। ठीक है ना, तो ऋतु ने कार को खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की, तो ये जो राशि आ गई किसकी आ गई, ये ऋतु की आ गई। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 2 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो हमारे ये कैंसिल, यानी ये आ गया 85 मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई 11। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे अगर यूनिट डिजिट से लेके जाओगे तो 5 पना 25 और 1 5, लास्ट में 5 ही आएगा, और 5 वाले 2 ऑप्शन है। ठीक है, भले ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, लेकिन 2 है, इनमें से कौन सा लगाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज और, नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ाया था आपको, जिन्होंने नहीं देखा हो तो नंबर सिस्टम के वीडियोस जरूर देख लेना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे मैंने सारी चीजें बताई हैं।
अब ये 85 मल्टीप्लाई 115 है ना, और मल्टीप्लाई 11 भी है, तो 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है ये मैंने अभी आपको बता दिया। इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है तो आप देखो जरा, मन में आप एक चीज सोच सकते हो, ठीक है ना। इन दोनों को क्या मैं 10,000 माइनस 225 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 11, है ना। 85 मल्टीप्लाई 115 को 10,000 माइनस 225 लिख सकते हैं, ठीक। देखो अच्छा पूरा देख लो, अच्छा कैसे, यहां पर देखो 85 का मतलब 100 माइनस 15, आप कहोगे बिल्कुल। 115 का मतलब 100 प्लस 15, आप कहोगे बिल्कुल, मल्टीप्लाई 11, ठीक है। अब दिमाग चल गया होगा, यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी, 100 माइनस 15, 100 प्लस 15, ठीक है, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 15 का स्क्वायर 225 मल्टीप्लाई 11, बात ठीक है ना। ये एग्जाम में ये चीजें मिलती हैं, है ना, ये एग्जाम में चीजें मिलती हैं, लेकिन ये आपको तभी दिखाई देंगी जब आप इन्हें इम्प्लीमेंट करोगे, है ना, वरना फिर ये चीजें एग्जाम में दिखाई भी नहीं देती हैं कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको पहले देखना है, ये एग्जाम 2-4 बार जब इम्प्लीमेंट करोगे तो अपने आप आपको एग्जाम में चीजें दिखने लगेंगी। यहाँ पर देखो, ये जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा हमारा, 5 बचेगा, 2 है, 9 से हो जाएगा 7 हो जाएगा, उसके बाद बचेगा 9, 9 बचेगा तो 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 9, मल्टीप्लाई हो जाएगा 11, ठीक है ना। अब 9775 मल्टीप्लाई 11, ये मैंने आपको बताई दिया कि 5 का 5 लिखना है आपको, 7 5 12, 12 की 2 हासिल लगी 1, 7 7 14, 7 7 14 और 1, 15 से 5 आ गया, फिर हासिल लगी 1, है ना, ठीक है। 9 7 16 और 1 17, 7 आ गया, है ना, हासिल लगी 1, 9 को एक बार सिंगल जोड़ लेना है और हासिल लगी जो 1, 9 और 1 10, यानी कि 10 75 25, तो 10 75 25 कहाँ है, ठीक है। तो बड़ी आसानी से आप कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है, दुकानदार ने एक ग्राहक को क्रमशः 10% और 5% की 2 क्रमागत छूट प्रदान की, तो उस वस्तु के लिए कितने में खरीदा। तो सीधी सी बात है, 1200 प्राइस है, 10% का डिस्काउंट यानी कि आपका 90/100, 90/100, 5% का डिस्काउंट यानी कि 95/100। आप देखोगे 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से ये खत्म हो गया, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा और डिवाइड कर दो, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 यानी 6 गुणा 9 गुणा 19, ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 इंटू 9 इंटू 19, ठीक है, 9 इंटू 19 कितना हो जाएगा हमारा, 9 8 17 और 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 6, ये हो जाएगा 6 और 7 6 42 और 10, यानी कि 1026, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 1026 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के कई सारे क्वेश्चन कवर किए, धीरे धीरे करके सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ बढ़िया मेहनत करना है, ठीक है, तब तो इस सेशन का फायदा मिलेगा, वरना फिर वही ढाक के 3 पात फिर आप अगली साल के लिए लग जाओगे, ठीक है। इसी साल अगर आपको निकालना है तो ढंग से मेहनत कर लीजिए, सारी चीजें यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।